चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। क्या? हेलो। ठीक है। आज ठीक है अभी ना, अभी चलेगा। खत्म हो गया तो लगा दें। बिहार का अपवाह तंत्र पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। तो बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की नदियां बिहार की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा की तरह है अपने अपने क्षेत्र में। इसी में थोड़ा झरना, झील, ठीक है, जलप्रपात आदि के बारे में भी पढ़ लेंगे। देखिए, मुख्यतः यहाँ पर जो है, अब सभी लोग जानते ही है कि गंगा यहाँ के मैदानी अपवाह तंत्र का आधार है, बेस है। और नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां और दक्षिणी मैदान की नदियां। उत्तरी मैदान की नदियां क्या है? हिमालयी। दक्षिणी मैदान की नदियां पठारी। तो मोटा मोटी बहुत कम से कम समय में हम करना चाहेंगे इसको, बहुत ज्यादा इसको विस्तार नहीं देना है। थोड़ा सा लिखिए। अपवाह तंत्र का तात्पर्य वर्षण, वर्षण, व मूर्धन्य स रेफ मूर्धन्य न, वर्षण ब्रैकेट में दे दिया, वर्षा एवं हिमपात को जल के क्या लिखे? अपवाह तंत्र का तात्पर्य वर्षण यानी वर्षा और हिमपात के जल के पृथ्वी के सतह पर प्रवाह की दिशा और व्यवस्था से है। पहला चेंज, वस्तुतः बिहार के मैदानी अपवाह तंत्र का आधार ध्यान। देखो चाय कैसा देता है। बिहार के मैदानी अपवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। देख रहे हैं, ये गंगा, ये घाघरा है, गंगा इधर से आती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल में चली जाती है। और सारी नदियां कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, घाघरा किधर से आके मिल रही है? राइट या लेफ्ट? और इधर से सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ये कौन है? महानंदा। क्लियर है? और सब किस में मिलती है? ये आपको हिमालय से, और ये पठारी अमरकंटक वगैरह से। क्लियर है? चले
बिहार के क्या लिखे थे? वस्तुतः बिहार के मैदानी अपवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। बिहार के मैदानी भाग में जल प्रवाह तंत्र गंगा तथा इसकी सहायक नदियों से निर्देशित है। गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों का उद्गम क्षेत्र, ये सब किधर से आ रही है? उत्तर से। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में स्थित है। गंगा नदी के दक्षिण से मिलने वाले नदियों का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार से पहले ये लिखिए, हाँ, छोटा नागपुर पठार, कैमूर के पठार और अमरकंटक है। और अपवाह प्रतिरूप आप लोगों को बताए थे, याद है? भारत का अपवाह तंत्र पढ़ाए थे तो बताए थे। अपवाह तंत्र, ये जो अपवाह तंत्र है किस प्रकार का है? डेंड्रिटिक वृक्षाकार है। ये लग रहा है मुख्य तना है। कौन? गंगा। और सब डाली नहीं बताए थे? याद आ रहा है? लिखिए, तो ये भी पूछा जा सकता है कभी, बिहार में जो अपवाह तंत्र है, गंगा नदी अपवाह तंत्र, वह किस आकृति की है? डेंड्रिटिक, वृक्षाकार, पादपाकार। क्लियर है? तो लिखिए, कुल मिलाकर गंगा और उसकी सहायक नदियों का अपवाह तंत्र बिहार के मैदानी भाग में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है। फिर भी जल प्रवाह तंत्र की दिशा, जल प्रवाह तंत्र की दिशा तथा उनकी विशेषताओं को देखते हुए नदियों को दो समूहों में रखा जा सकता है।
प्रथम समूह के अंतर्गत वे नदियां आएंगी जो हिमालय से निकलती हैं, और गंगा के उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। दूसरे समूह में वे नदियां आएंगी जो दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में जा मिलती है। देखिए, गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये क्रम भी पूछा जा सकता है, कभी दिमाग में बैठा लीजिए। घाघरा, देखिए क्रम कैसे याद कीजिएगा। मान लीजिए उत्तर में जो है जीजी है, जीजी है, जीजी, जीजा, जीजी। घाघरा गंडक नहीं हुआ, और बाग बूढ़ी गंडक बागमती हुआ, बीबी, जीजी भी है, बीबी भी है, और के भी है। कौन कौन? कमला, कोसी और महानंदा। याद हुआ? सबसे पहले जीजी, जीजा, जीजी, उसके बाद बीबी। जीजी कौन हो गया? बहन हो गया। बहन को ही नहीं बोलते जीजी, जीजी, फिर बीबी, तब के, तब महानंदा। याद रहेगा क्या? याद हुआ? जीजी, बीबी, के, महानंदा। इधर से उलट के बोलिए, महानंदा, के, बीबी, जीजी। जीजी फॉर घंघरा नहीं, घाघरा, गंडक। बीबी फॉर बूढ़ी गंडक, बागमती। के फॉर कमला, कोसी और महानंदा। क्लियर है? इसमें तो SPP यह है, KSPP के ए। चलिए, तो ये लिखिए
लाइन से याद हो गया ना। उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां घाघरा इधर से, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा है। महानंदा। चूंकि इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है, इसलिए इन नदियों में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ये नदियां बरसात के समय काफी मिट्टी और रेत लाती हैं। जिससे उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। इस क्षेत्र की पुरानी धारा को बूढ़ी धारा कहा जाता है। बूढ़ी धारा कहा जाता है। गंडक, बूढ़ी गंडक, और कोसी क्षेत्र में बूढ़ी प्रवाह पथ दृष्टिगत होती है। बूढ़ी प्रवाह पथ दृष्टिगत होती है। हिमालय से निकलकर तेज गति से बहने वाली ये नदियां उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ लाया करती हैं। इन नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी
अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। पहला, गंगा नदी। हाँ, पहला गंगा नदी। यह इसके बारे में सब हर एक नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं। यह बिहार के अपवाह तंत्र का मुख्य आधार है। और जानते हैं गंगा जो है, गौर से देखिएगा तो पूरे बिहार के जल को लेकर प्रवाहित होती है। समझ में आई बात? पूरे बिहार का जल कहाँ जाता है? क्लियर है? इधर से भी सब, हर एक नदी अपने इलाके का जल ले लेती है ना। समझ में आ रही बात? ले जाके कहाँ छोड़ रही है? तो पूरे बिहार के जल को लेकर बहती हुई यह प्रवाहित होती है। लिखिए, गंगा लगभग संपूर्ण बिहार के जल को प्रवाहित करती है। उत्तराखंड में गंगोत्री के पास गोमुख इसका उद्गम है। उद्गम है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को पार करती हुई बिहार में कहां पर इन करती है? अक्सर बिहार में प्रवेश करती है। और लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद बंगाल की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है? कहां से? उत्तराखंड और यूपी को पार करते हुए कहां पर प्रवेश करती है? बक्सर के निकट बिहार में। और लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा के बाद बंगाल की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा
बिहार के मैदान का निर्माण किया गया है? एक नदी है सरयू, है ना, छपरा के आसपास, सरयू के निकट ही है कौन? अयोध्या। सरयू नदी के इसी को घाघरा नदी बोला जाता है बिहार में, समझ गए ना? देखिए, सरयू या घाघरा नदी। यह छपरा के पश्चिम में गंगा में मिलती है। सिवान और सारण जिले में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्रोत नामपा, नेपाल। नामपा, नामपा लिख लीजिएगा ना। नेपाल। इसका प्रवाह बिहार के सीमित क्षेत्र में है। और यह नदी मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में विवाद उत्पन्न करती है। घाघरा हो गया, गंगा हम लोग देख लिए, घाघरा, अब गंडक। नेपाल से निकलकर भैंसा लोटन के पास उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। गंडक नदी सात सहायक नदियों के साथ हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मानग मोह, मानग मोह एवं कुतांग के समीप से निकलती है। मानग मोह एवं कुतांग के समीप से निकलती है। मानग मोह एवं कुतांग के समीप से निकलती है। पूरे वर्ष जल से भरी रहने के कारण सदा नीरा कहलाती है। वेदों में इसे क्या कहा गया है? सदा नीरा, है ना? कौन था राजा? विदेह माधव। कहां से चला? सिंधु से। पहुंचा कहां तक? सदा नीरा। इस पार नहीं आया। उसका पुरोहित कौन था जो प्रेरित कर रहा था? गौतम राहुगन। याद आया? नेपाल में गंडक नारायणी या गंडकी के नाम से जानी जाती है।
देखो, नेपाल में गंडक नारायणी या गंडकी के नाम से जानी जाती है। यह सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। उसके बाद आते हैं बूढ़ी गंडक। ये गंडक की ही धारा है, बूढ़ी गंडक। इसे गंडक नदी की देन माना जाता है। इसे इसे गंडक नदी की देन माना जाता है। मतलब कहा गया कि गंडक नदी पश्चिम खिसक गई तो परित्यक्त धारा जो बच गई वही हो गई बूढ़ी, मतलब पहले की। गंडक नदी के पश्चिम खिसक जाने के कारण परित्यक्त धारा बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। और ये जान लीजिए हिमालय से जो आ रही नदी उसमें सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हिमालय से जो आकर गंगा में मिल रही है बिहार में, उसमें सबसे लंबी नदी है। हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। नहीं समझे? कहाँ थे? हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। यह सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले चंपारण में प्रवेश करती है। और इसका बहाव किधर से किधर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण। किधर? उत्तर पश्चिम। उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया ना, से किधर? दक्षिण। अरे पूर्व होगा ना, इधर पूरब खिसक रही है, दक्षिण पूर्व। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। देख रहे ना, एकदम उत्तर पश्चिम से निकल रही है बूढ़ी गंडक है। इधर देखिए, एकदम उत्तर पश्चिम से निकल रही है, यहां आके यहां आई है, दक्षिण पूर्व में आ गई ना। यह नदी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उत्तरी मुंगेर से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। कमला, कमला का प्रवाह बताइए। ये किस में मिल जाती है कमला? कोसी में। गौर कीजिएगा, नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलकर कोसी में, बिहार में बहती हुई कोसी में प्रवेश कर। याद रहेगा ना ये बात?
लिखिए, कमला नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलकर जयनगर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होती हुई कोसी में मिल जाती है। मार्ग परिवर्तन इनका स्वभाव है। और वर्षा के समय भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। के बाद आते हैं, ये कोसी जो है, एक बात जान लीजिए, पूरे विश्व में, सुनिए, पूरे विश्व में, भारत में और बिहार में सबसे अधिक गाद लाने वाली नदी है। समझ गई बात? देखिए, विश्व में एवं बिहार में सर्वाधिक गाद लाने वाली नदी है। यह मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेपाल के सप्त कौशिकी क्षेत्र से निकलती है। सप्त कौशिकी 7 धारा है। ब्रैकेट में लिख लीजिए 7 धाराएं। 7 धाराएं में लिखिए, सन कोसी या सुत कोसी भी कहते हैं, भोटिया कोसी, भोटिया कोसी, तांबा कोसी, दूध कोसी, लिखू, लिखू, अठड़ा, तांबर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया को पार कर गंगा में मिल जाती है। शायद कुर्सेला में मिलती है ना। कौन कौन जिला पार करती है? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिले को पार कर गंगा में मिल जाती है। एक बागमती को छोड़ दिए हम लोग। बागमती लिखिए, काठमांडू के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ियों से निकलकर, हाँ, महाभारत श्रेणी को काटती हुई बागमती बिहार के मैदानी भाग में
सीतामढ़ी के पास ढेंग स्टेशन, ढेंग ढेंग स्टेशन के नजदीक उतरती है। इसको पाली ग्रंथों में वाग मूढ़ा कहा गया है। क्या कहा गया? वाग मूढ़ा। याद रखिएगा, पीटी तीटी में कभी पूछ सकता है। किसको? बागमती को वाग मूढ़ा। हम्म। इसी के किनारे काठमांडू बसा हुआ है। समझ गए? यह खगड़िया के निकट खोरमा घाट, खोरमा घाट, खगड़िया के निकट खोरमा घाट में गंगा से जा मिलती है। कड़ेह तथा लखनदेई बागमती की सहायक नदियां हैं। कड़ेह, लखनदेई। कुछ कुछ ना ये है, कुछ जगह कड़ेह किसकी सहायक नदी है, तो अलग टाइप का लग रहा है इसका नाम। लास्ट आइए, महानंदा। हाँ, हिमालय से निकलती है और कटिहार में गंगा से जा मिलती है। ठीक है। अब आइए, ये तो था गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां। ठीक है, उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन हो गई? जीजी, बीबी, के एम। जीजी फॉर घाघरा गंडक, बीबी फॉर बागमती बूढ़ी गंडक, के फॉर कमला कोसी, एम फॉर आनंदा। बहुत सारा इसमें बहुत तरह का पीटी फैक्ट निकल रहा है, टकराएगा तब याद आएगा आप लोगों को। चलिए, गंगा के दक्षिणी मैदान की नदियां हो। अगला इसको अपवाह तंत्र को खत्म करेंगे कि अगला? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना, बुलंद कैसे होगा? जब हद से ज्यादा मेहनत कीजिएगा। अब बगैर चिंता और तनाव के, चिंता और तनाव में मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा? तनाव, टेंशन होगा, रक्तचाप बढ़ेगा, ठीक है, बाल गिरेगा, जल्दी आंख कमजोर होगा। तो इंजॉय कीजिए। क्या करना है? पढ़ाई को इंजॉय करना है। पढ़िए नहीं, इंजॉय कीजिए। चलिए, सबसे पहले गंगा के दक्षिणी मैदान की नदियां, प्रमुख नदियां, जो प्रमुख नदी है उसी पर बात करेंगे। पहला सोन पर चलते हैं। इसको पुराने जमाने में हिरण्यवाह कहा जाता था। क्या? हिरण नहीं, हिरण्यवाह। सोन कह रहे थे कर्मनाथ। पहला सोन ऊपर से पार करने लगा।
यह मैकाले पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और इस अमरकंटक ये सोन का जो प्रवाह है वो ऐसे अरिय प्रवाह है। अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। सोन नदी के उद्गम को अरिय अपवाह, अरिय, सोन नदी के उद्गम को अरिय अपवाह प्रतिरूप का सुंदर उदाहरण माना जाता है। क्योंकि अमरकंटक से महानदी भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है। ये क्यों, ये कौन सा प्रवाह है? वृक्षाकार, डेंड्रिटिक। और यह प्रवाह होता है जब कोई पहाड़ है, उसके एक तरफ ये नदी सोन, एक तरफ नर्मदा, एक तरफ महानदी। नहीं समझे? जैसे ऐसे है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे नहीं। ये अरिय प्रवाह है। इसका प्रवाह प्रतिरूप याद रहेगा ना? चलिए, अरिय प्रवाह सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अमरकंटक से और कौन कौन निकल रही है नदी? नर्मदा, महानदी। यह पटना के पास गंगा में, पहले यह पटना के पास गंगा में मिलती थी। माना जाता है कि सोन यहां पर मंदिरी है ना, ये मंदिरी का इलाका देखे गोलघर के पास, यहां तक बहती थी। यहाँ खुदाई में सोन नदी का बालू, टाइप का बालू निकलता है। इसलिए कहा जाता है ना, पाटलिपुत्र क्या था? गंगा, गंडक और सोन के संगम पर बसा जल दुर्ग के समान था। मगध साम्राज्य के विकसित होने में दो राजधानियों का महत्वपूर्ण योगदान था। कौन? राजगीर जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ी दुर्ग था, और पाटलिपुत्र प्राकृतिक रूप से जल दुर्ग था। यहाँ खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे। पटना के पश्चिम में कोइलवर के पास गंगा में मिलती है। बहती थी। अब यह पटना के पश्चिम में कोइलवर के पास गंगा से मिलती है। सोन को बांधकर बिहार का सबसे बड़ा नहरीकृत क्षेत्र विकसित किया गया है। जानते ही हैं, सोन परियोजना लाइफलाइन है और बहुत सुंदर नहर प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करती है। सोन परियोजना से विकसित नहर है। चलिए, पुनपुन, पुनपुन एमपी के मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलकर बिहार के औरंगाबाद में, बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। जगजीवन राम नहर किस परियोजना से संबंधित है? जगजीवन राम नहर है। पुनपुन परियोजना कहां पर है? सोन परियोजना। जगजीवन राम नहर सोन परियोजना से। हाँ, पुनपुन लिखे, फतुहा के समीप गंगा से मिल जाती है। एक तो तुम लोगों की तरफ श्रेयांश, गणधा नदी है, गणधा है। इसकी दो सहायक नदी है, मोरहर, पुनपुन की मोरहर और दरघा। सहायक नदियां हैं। एक कर्मनासा छूट गया इधर, कर्मनासा भी लिख लीजिए, कर्मनासा। यह विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। देखो ना, काहे तुम बैठ गए हो? नहीं, कुछ हो रहा है?
बहुत तेज भाग रहे हैं। यह विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। बिहार और यूपी के बीच की सीमा बनाती है। रोहतास जिले में चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़े, अब पूछ के बढ़ेंगे। फल्गु, फल्गु छोटा नागपुर पठार की अनेक सरिताओं श्रेयांश पानी थोड़ा पिलाओ यार। आराम मिल जाएगा, 2 मिनट आराम कर लीजिए। फल्गु गंगा में, गया में बहती है। हाँ, और सुनिए, एक प्रेरणास्पद कहानी बता रहे हैं, तब आप लोग का उत्साह बढ़े। हाँ, तो ऊपर बैठा लो ना ऑफिस में। क्या नहीं समझे क्या हो? कॉल, वो तो खत्म ही होगा। वो क्या बजे ट्रेन है तुम्हारा? खत्म करते हैं। आह, 10 काम काहे लिए रहते हो, खाली पढ़ो ना। हाँ, फल्गु ओ, फल्गु नदी के निकट एक बार भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं रही थी, बहुत दिनों से साधना कर रहे थे, तो फल्गु नदी के निकट उदास होकर बैठे हुए थे और उन्होंने ठान लिया कि अब ये छोड़ देंगे साधना। तभी उन्होंने देखा कि फल्गु नदी में एक गिलहरी का बच्चा डूब कर मर गया। अब गिलहरी को नदी पर गुस्सा आ गया। गिलहरी नदी में जाती थी, ऊपर होती थी और देह झाड़ती थी, मतलब पानी गिरा देती थी। ये क्रम बार बार करती थी। भगवान बुद्ध को लगा ये शायद नदी को सुखाना चाहती है। ठीक है, जाती थी और नदी में डूब जाती थी, भीग जाती थी, ऊपर आके पानी को झाड़ देती थी। यही उसके मन में होगा। हर एक कोई भी जीव वो अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है। गिलहरी बार बार यही कर रही थी और 3 दिनों तक करती रही, जब तक कि वह उसका डेथ नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने सोचा, एक गिलहरी जो छोटी सी प्राणी है, वह अपने लक्ष्य या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इतना मरते दम तक प्रयास कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं करूं। चले गए कहा? बोध गया, पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, जहां अंतिम अवस्था में सुजाता ने खीर खिलाकर उन्हें की साधना को सफल बनाया। वीरा के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए और इतना मत शिथिल छोड़ो कि संगीत ही ना पैदा करे। ठीक है, तो ये जज्बा होना चाहिए। तुमको पढ़ाने के लिए कितना सुनाना पड़ता है। इतना काम लिए चलते हो। चलो आगे बढ़े। फल्गु सरिताओं के संगम से फल्गु नदी का जन्म हुआ है।
धार्मिक दृष्टि से यह एक पवित्र नदी है। बोध गया में निरंजना नदी कहलाती है। ये था गंगा नदी बिहार का अपवाह तंत्र। ठीक है, आप लोग एक तो डायग्राम बनाइएगा, टास्क देते हैं, बिहार का अपवाह तंत्र। गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां, इसमें कौन कौन होगा? जीजी, बीबी, के याद है ना? गंगा के दक्षिणी मैदान की नदी सोन, पुनपुन, फल्गु। अब इसमें एक एक नदी का कहां से निकली, कहां से होते हुए, डायग्राम में ही बना के, डायग्राम बड़ा सा डायग्राम एक पेज में आ जाएगा, आराम से बना लीजिएगा। आप लोग को टास्क दे रहे हैं, अगले संडे लाइव क्लास में पूछेंगे हम कैसे करना है, समझ गए ना? इसके अतिरिक्त कुछ जलप्रपात भी है, झरना भी है, ये बिहार के में स्थित है। जैसे ककोलत जलप्रपात, देखिए जलप्रपात, वाटरफॉल। पहला ककोलत जलप्रपात, ककोलत, दुर्गावती, धुआं कुंड। ठीक है, ककोलत है नवादा में लोहदंड पहाड़ियों, लोहदंड पहाड़ियों के 7 धाराओं का समूह है ये जलप्रपात, और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गावती जो है रोहतास के छान पाथर गांव, कहा? अब केवल सुन लीजिए, बाद में वीडियो से उतार लीजिएगा, क्या जो लिखना चाहते लिखिए, लेकिन लिखवाएंगे नहीं, बोलते जाते हैं। दुर्गावती रोहतास के छान पाथर गांव, कौन गांव? छान पाथर गांव के पास 91 मीटर ऊंचा प्रपात है। इसे खादर को, कौन? खादर को प्रपात भी कहते हैं। धुआकुंड जलप्रपात, ये सासाराम के पास ताराचंडी, नाम सुने होंगे, में काव नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? काव, काव, काव नदी। ये हो गया। झरना, उत्तर बिहार में ठंडे जल और दक्षिणी बिहार में गर्म जल के झरने मिलते हैं। ठीक है, और ये जो धारा है झरना, गर्म जल झरना, जैसे मुंगेर में है, राजगीर में है, ये गर्म क्यों रहता है? रेडियो एक्टिव खनिज के कारण यह गर्म रहता है। समझ में आई बात? और ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, सुपाच्य होता है। ये गर्म जल के झरने, 2 तरह के गर्म जल के झरने हैं। भीम बांध के झरने, जो कहाँ स्थित है? मुंगेर में। इसमें आपको सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, और सर्वाधिक गर्म जल सीता कुंड का है। क्लियर है? राजगीर के झरने, इसमें नानक कुंड, ब्रह्म कुंड उल्लेखनीय है। यहाँ सप्तधारा है, नाम सुने होंगे। झील भी बिहार में है। जलप्रपात को क्या कहा जाता है? वाटरफॉल्स। झरना को स्प्रिंग्स, और झील को लेक्स। इसमें जैसे बिहार में खड़गपुर झील है, कांवड़ झील है, और इसके अतिरिक्त कई गोखुर झील है। ठीक है, जैसे गोखुर झीलों में सड़ैया वन है बेतिया में, कहा? बेतिया में। सोनवर्षा वन, हरसिद्धि, सेमड़ी वन, जोगापट्टी, मोती झील, मोतिहारी, पिपरा वन, पिपरा। ठीक है, तो ये बिहार के अपवाह तंत्र का पढ़ लिया आप। मुख्यतः गंगा जो है इसकी का आधार है, और 2 भाग में बटी हुई है अपवाह तंत्र। गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान। पूरे बिहार के जल को लगभग गंगा प्रवाहित करती हुई बहती है, और इसके अतिरिक्त बिहार में जलप्रपात भी है, और गर्म जल झरने भी है, और झीलें भी है। ठीक है, वाटरफॉल्स, स्प्रिंग्स और लेक्स भी, रिवर्स भी।
सारा कुछ देख लिया आप लोगों ने। बिहार का अफवाह तंत्र हो गया, इसमें बहुत सारा पीटी का इफेक्ट भी आएगा और मेंस के लिए कंसेप्ट तैयार होगा। अगली बार हम लोग बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे और वनस्पति वन्यजीव संरक्षण और बिहार की जलवायु वगैरह। ठीक है, ओके, करें, अगली बार मिलते हैं। इतना हड़बड़ा काहे देते हो, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कुछ।